एक ऐसा नाम जिसने 2 दशकों तक दक्षिण भारत के जंगलों में अपनी दहशत फैला रखी थी। एक ऐसा डाकू जिसका खौफ इंसानों से लेकर जानवरों तक में था। आज बात करते हैं वीरप्पन की और उसे पकड़ने के लिए चले 20 साल लंबे एक बहुत ही मुश्किल अभियान की। जरा इस नंबर को देखिए, 2000। ये उन हाथियों की संख्या है जिनका वीरप्पन ने सिर्फ उनके कीमती दांतों के लिए शिकार किया। कहते हैं कि वो हाथी के सिर के ठीक बीचों बीच गोली मारने में माहिर था। उसकी इस क्रूरता ने एक तरह से जंगलों से हाथियों का लगभग सफाया ही कर दिया था। और अब ये नंबर 184, ये उन लोगों की ऑफिशियल संख्या है जिनकी उसने हत्या की थी, और इनमें से ज्यादातर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। उसकी क्रूरता की कहानियां तो ऐसी थी कि वो अपने दुश्मनों के सर काटकर अपनी दहशत फैलाता था। पूरे 20 साल सोचिए, इतने सालों तक वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के करीब 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले जंगलों में कानून को चकमा देता रहा। वो एक ऐसा इलाका था जहां सरकार का नहीं बल्कि उसकी हुकूमत चलती थी। तो सवाल ये उठता है कि एक गरीब से गांव का लड़का आखिर इतना खूंखार अपराधी बना कैसे? इसका जवाब उसकी शुरुआत में ही छिपा है। साल था 1952। तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में जन्मे खूसे मुनिस्वामी वीरप्पन का बचपन गरीबी और भूख में बीता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। उसका चाचा सलवाई गौंडर एक कुख्यात शिकारी और चंदन का तस्कर था। बस उसी की संगत में रहकर वीरप्पन ने बहुत छोटी उम्र में ही हथियार चलाना और जंगल के सारे तौर तरीके सीख लिए। और यहाँ से उसके एक बड़े अपराधी बनने का सफर बहुत तेजी से शुरू हुआ। सोचिए, महज 10 साल की उम्र में उसने अपना पहला शिकार किया, 17 की उम्र में पहली हत्या, और 18 साल की उम्र तक तो उसने अपना खुद का गैंग बना लिया था। 1970 का दशक आते आते वो जंगल का बेताज बादशाह बन चुका था। फिर एक ऐसा दौर आया जब उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहा, उसका असली मकसद बन गया अपने नाम का खौफ पैदा करना। मतलब पैसा या पावर तो बस एक बहाना था, उसकी असली प्यास तो डर थी। वो चाहता था कि उसका नाम सुनकर ही इंसानों और यहाँ तक कि जानवरों की भी रूह कांप जाए। एक वक्त ऐसा आ गया था जब उसके नाम से बच्चे डराए जाते थे और पुलिस वालों की सांसें तक थम जाती थी। इसी खौफ को खत्म करने के लिए एक बहुत ही ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि खून खराबे के बजाय वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए मनाया जाए। इसके लिए उन्होंने वीरप्पन के भाई अर्जुन से कांटेक्ट भी किया। एक दिन खबर आई कि वीरप्पन हथियार डालने को तैयार है। श्रीनिवास अपनी टीम के साथ जंगल में निकल पड़े। लेकिन ये वीरप्पन का एक धोखा था, एक बहुत बड़ा जाल। वो उन्हें जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने पहले से ही घात लगाकर अपने आदमी छिपा रखे थे। वहां वीरप्पन ने श्रीनिवास को गोली मार दी, लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उसने श्रीनिवास का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सरकार को एक खुली चेतावनी थी कि इस जंगल का राजा अब वीरप्पन है। और ये उसके क्रूर हमलों में से सिर्फ एक था। साल 1993 में उसने पुलिस के एक काफिले पर लैंडमाइन से हमला किया, जिसमें एक साथ 21 लोग मारे गए। इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वीरप्पन का ये आतंक सालों तक चलता रहा, लेकिन फिर उसने एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। इस एक घटना ने सरकार को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। साल 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को उनके ही घर से किडनैप कर लिया। इस एक घटना से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में हड़कंप मच गया। 100 से ज्यादा दिनों तक सरकारें घुटनों पर थीं और बस यहीं से वीरप्पन के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और सरकार किसी भी कीमत पर इस चैप्टर को क्लोज करना चाहती थी। साल 2001 में आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार को एक नई स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का हेड बनाया गया। उनका मिशन सिर्फ एक था, वीरप्पन का खात्मा। और यहीं से शुरू हुई उस ऑपरेशन की तैयारी जिसे इंडियन पुलिस के इतिहास के सबसे सटीक और कामयाब ऑपरेशंस में से एक माना जाता है, ऑपरेशन कुकून।
एसटीएफ को एक बहुत ही अहम खुफिया जानकारी मिली। इतने खूंखार डाकू की एक छोटी सी कमजोरी थी। वीरप्पन की आंखों की रोशनी तेजी से कमजोर हो रही थी और वो इलाज के लिए बेचैन था। और मजे की बात ये थी कि उसकी मशहूर मूंछों में लगाया जाने वाला खिजाब ही उसकी इस कमजोरी की वजह बन रहा था। बस विजय कुमार ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक शानदार प्लान बनाया। पहला कदम उसकी कमजोर होती आंखों को टारगेट करना, दूसरा उसे गुप्त इलाज का झांसा देना, तीसरा एक नकली एम्बुलेंस तैयार करना और चौथा और आखिरी कदम सही समय पर जाल बिछाकर हमला करना। और हुआ भी वही। वीरप्पन इस जाल में फंस गया। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपनी मशहूर मूछें तक कटवा लीं और सफ़ेद कपड़े पहनकर उस नकली एम्बुलेंस में बैठ गया, जो असल में एसटीएफ ने ही उसके लिए तैयार की थी। जैसे ही एम्बुलेंस तय जगह पर पहुंची, एसटीएफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। विजय कुमार ने उसे सरेंडर करने की आखिरी चेतावनी दी, लेकिन जवाब में पहली गोली वीरप्पन की तरफ से चली। इसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की और कुल 338 राउंड गोलियां चलाई गईं। और बस सिर्फ 20 मिनट के अंदर 20 साल से चला आ रहा आतंक का ये लंबा दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस तरह से 20 साल तक चली एक लंबी और थका देने वाली खोज सिर्फ 20 मिनट की एक सटीक कार्रवाई में सिमट कर रह गई। जो डाकू 6000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में एक लेजेंड बन गया था, उसे एक छोटी सी एम्बुलेंस के अंदर घेरकर मार दिया गया। ऑपरेशन सफल होने के फौरन बाद के विजय कुमार ने तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को फोन किया और इतिहास बन चुके वो शब्द कहे, मैम वी हैव गॉट हिम, मतलब हमने उसे पकड़ लिया है। वीरप्पन का अंत एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति कानून से भी बड़ा एक प्रतीक बन जाए, तो क्या उसे खत्म करने के लिए सिर्फ गोलियां काफी होती हैं, या फिर उस सिस्टम को भी बदलने की जरूरत होती है जो ऐसे प्रतीकों को जन्म देती है?